हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये इस टॉपिक 9th जो हम कवर कर रहे थे पिछले 2 से 3 लेक्चर इसके ऊपर आ चुके हैं, 2 से 3 आ चुके हैं, तो उसमें ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। हम अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हमने खारावेलास को देखा, हमने सातवाहनास को देखा, हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनकी इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स, ठीक है, कॉइनेज, ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा संगम एज का जो इकोनॉमिक लाइफ या फिर सोशल लाइफ जो थी या फिर रिलीजियस जो लाइफ थी, इसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो संगम एज था, जिसको हमने देखा था कि 300 बीसी के आसपास वो स्टार्ट होता है, तो 300 बीसी से लेके 300 सी तक का जो 600 साल का जो टाइम पीरियड था उसको हमने संगम एज जो एक मोटे तौर पे कंसिडर किया है। तो ये जो संगम एज है, इस संगम एज की इकोनॉमिक लाइफ जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो किस तरीके से थी और इसके क्या किस बेसिस पे जो हम ये जब संगम इकोनॉमी को जो हम डिफाइन करते हैं कि संगम इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी सेल्फ सफाइसिंग इकोनॉमी थी, मतलब कि ज़्यादातर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, लोग काफ़ी इंडस्ट्रियस थे, मतलब हार्ड वर्किंग जो लोग थे, वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं और इसके क्या हमारे पास सोर्सेज वगैरह वगैरह अवेलेबल है और किस तरह से अलग अलग क्लासेज यहाँ पे काम करते थे, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जब आप संगम सोसाइटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जो संगम लिटरेचर है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बनता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसके साथ संगम लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संगम लिटरेचर हमें बताता है कि यहाँ पे दोनों तरीके के लोग रहते हैं, रिच भी और पुअर भी, ठीक है। और जो रिच है उनको वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे किंग्स, ठीक है। और जो किंग्स के आसपास जो मतलब किंग्स के जो मतलब उनके जो महल वगैरह थे, है ना, उनके जो दरबार में जो लोग रहते जैसे मिनिस्टर हो गए, है ना, प्रीस्ट वगैरह, ये तो होते ही है हमेशा, है ना, हर जगह। तो ये जो लोग थे ये थोड़ा सोसाइटी के रिच पार्ट को कवर करते थे, ठीक है, जिनकी जो वेल्थ वगैरह थी, ठीक है, वो वेल्थ जो है वो चैरिटी वगैरह के ऊपर जो है ना वो एक तरीके से यूज करते थे या फिर स्पेंड करते थे, स्पेशली किंग अगर देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे जो पावर्टी थी वो ऑब्वियसली प्रेजेंट थी, पावर्टी हर समाज में होती है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्शन ऐसा था कि जो पावर्टी है वो आपके पास्ट जो लाइफ है ना, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ की अगर ये बात करें मतलब कि ये पुनर्जन्म में मानते होंगे, है ना, यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं। तो जो पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ में जो आपने सिंस किए होंगे, मतलब कि जो पाप वगैरह किए होंगे, जो आपने गलत चीजें की होंगी, उसके वजह से आपको इस लाइफ में या फिर इस जीवन में आपको जो है गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो संगम जो था ना उसमें लोगों का मानना था, सोसाइटी का मानना था कि द वॉट एवर यू आर टूडे, यूर पॉवर्टी, योर इकोनॉमिक कंडीशन इज द रिजल्ट ऑफ यूर पास्ट डीड्स, ठीक है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ये पॉवर्टी दूर करनी है तो आपको आपके जो फ्रेंड्स होंगे और जो रिलेटिव होंगे इनके गुडविल वगैरह के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, मतलब उनकी चैरिटी के ऊपर आपको डिपेंड रहना होगा, वहीं से आपकी जो पॉवर्टी है वो खत्म हो सकती है। तो इस तरीके की इनका कंसेप्शन था, ठीक है। और जो संगम लिटरेचर में जो सोसाइटी डिस्क्राइब की है मतलब की गई एक तरीके से, उसको थोड़ा प्रॉस्परस ही बताया गया है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो और अगर आप लिटरेचर या फिर आर्कियोलॉजी एविडेंसेस दोनों को अगर क्रॉस चेक करें तो आपको ये जो संगम लिटरेचर में बोला गया है कि सोसाइटी जो थी साउथ इंडिया की वो थोड़ी बहुत प्रॉस्परस थी, वो एक तरीके से सही भी बैठता है, ठीक है। और ज्यादातर जो वहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, जो कॉमन लोग जो थे ना वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह फॉलो करते थे। और कुछ जो थे उसमें जो अलाइड जो एक्टिविटीज एग्रीकल्चर रिलेटेड जैसे काउ हर्ड वगैरह, हंटर्स वगैरह, फिशरमैन्स वगैरह या फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इसमें भी ज्यादातर लोग जो इन्वॉल्व होते थे। लेकिन जो प्रिस्ट वगैरह जो थे ना, प्रिस्ट और जो सर्वेंट ऑफ किंग्स, यही कुछ ऐसे लोग जो थे ना वो थोड़े इलाइट कैटेगरी में आते थे और थोड़े वेल्दी वगैरह थे, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स या फिर जो मर्सनरी सोल्जर्स होते थे, अब मर्सनरी सोल्जर्स मतलब क्या होता है कि जो भाड़े के जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब सीधे जैसे इंडिया की एक आर्मी है, इंडिया की एक हमारी आर्मी है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से मेंटेन करती है इंडियन आर्मी को, ठीक है। एंड इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर जो भी है, ठीक है, फोर्सेस जो गवर्नमेंट इंडियन जो फोर्सेस है वो मर्सनरी सोल्जर्स क्या होंगे, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कोई जैसे कि रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में अंबानी की, तो अंबानी क्या करेगा, अंबानी एक तरीके से प्राइवेट जो है सोल्जर्स बिल्ड करेगा खुद, जैसे आर्मी के होते हैं, जैसे नेवी के होते हैं, वैसे ही वो खुद के जो सोल्जर्स है वो बनाएगा और प्राइवेटली जो है वो उनको जो है आप भाड़े पे जैसे देते हो ना चीजें भाड़े पे, वैसे दे सकते हो, तो उसको बोला जाता है मर्सनरी। क्या बोला जाता है, मर्सनरी। तो मर्सनरी सोल्जर्स वगैरह जो थे ना वो भी वहां पे अवेलेबल थे, प्रोफेशनल और मर्सनरी सोल्जर। हाईवे रॉबर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये एक तरीके से प्रोफेशन ही है ना, रॉबर चोरी कर रहा है मतलब उसका प्रोफेशन ही है ना। हाईवे रॉबर्स वगैरह थे, फिर वॉन्डरिंग जो मिन्स्ट्रेल्स वगैरह जो हुआ करते थे, मतलब गाना गाने वाले बार्ड्स वगैरह, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सोसाइटी जो थी ना वहाँ पे अलग मतलब वैरिड तरीके के जो आपको ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते हुए लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है।
हम ऐसा इस बेसिस पे बोल सकते हैं। मतलब जो संगम जो सोसाइटी थी, संगम जो इकोनॉमी थी, इसमें लोग जो थे इंडस्ट्रियस थे और काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोफेशन को फॉलो करते थे, राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू यहाँ पे आपको बार्ड्स मतलब कवि वगैरह जो है ना वो उस वहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमें देखना है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर जो था ना वो इनका मेजर ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर फिशिंग वगैरह। और एग्रीकल्चर जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन था, क्या था, चीफ ऑक्यूपेशन था। और चीफ ऑक्यूपेशन होने की वजह से वहाँ पे बाकी जो ऑक्यूपेशन थे उसके कंपेरिजन में ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। इवन आज भी आप देखो इंडिया में 48% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। कितनी 48% पॉपुलेशन जो है हमारे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। और सिर्फ अगर आप देखो जीडीपी कंट्रीब्यूशन इनका 70% है, 17% सॉरी, है ना। मतलब कितना ज़्यादा गैप है, 30% का गैप है। अगर हम इन 30% में से 20% लोगों को भी बाहर निकाल सके, है ना, और अगर उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में अगर हम डाइवर्ट कर सके तो हमारे देश का जो मेजर प्रॉब्लम है जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और पॉवर्टी का, वो खत्म हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। हमें ये 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 से 20% लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारी इन्वॉल्व कितने, तो हमारी इन्वॉल्व 48%। तो ये थोड़ा मतलब हमें समझना होगा इकोनॉमी को आज के प्रेजेंट डे से भी आपको थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। लैंड जो था काफ़ी फर्टाइल था, क्योंकि साउथ इंडिया में देख सकते हो आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे बड़े बड़े रिवर्स हैं, ठीक है। और मेनी जो पोएट्स है वो इस जो फर्टिलिटी को है वो एक तरीके से आपके जो उनके जो पोएम्स थे उसमें एक तरीके से मेंशन भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो agriculture जो था, ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था लोगों का और प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी आप बोल सकते हो। और इनका जो चीफ जो प्रोडक्ट था, मतलब प्राइमरी जो प्रोडक्ट था, स्टेपल जो प्रोडक्ट था वो था पैडी, मतलब राइस, ठीक है। जिसके बाद वो मिलेट्स वगैरह और वेराइटीज ऑफ कॉर्न्स वगैरह जो है वो लिया करते थे। यहाँ पे जो है आपको पोएट जो है वो रिपीटेडली टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा संगम एज में। तो ये आपको अगर टैक्स रिलीफ की बात अगर पोएट्स कर रहे हैं उनके पोएम में, इसका मतलब क्या है, तो फैमिली ड्रॉट वगैरह जैसी कंडीशन भी आती होंगी, है ना। हम लिखते हैं, जब हम लिखते हैं, हम गाते हैं, हम जो भी देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसी के बेसिस पे हम हमारे जो थॉट्स वो बनते हैं। तो अगर पोएम जो पोएट्स है वो पोएट्स अगर बता रहे हैं कि मतलब अपने पोएम्स में अगर वो टैक्स रिलीफ की बात करें, मतलब कि वहाँ पे आपको जो है वो एपिसोड्स ऑफ फैमिली एंड ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे इंटरवल आए होंगे जब सूखा पड़ गया है ना, लोगों के जो क्रॉप्स है वो फेल्यूर हो गए। तो यहाँ पे आप देखने को मतलब यहाँ से आप इन्फर कर सकते हो। इसी तरह से जो हिस्ट्री वगैरह लिखी जाती है, तो सेवरल जो किंग्स थे उन्होंने मेजर्स वगैरह भी लिए हैं आपके लोगों के जो इरिगेशन के मीन्स है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर सपोज किसी साल अगर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो इरिगेशन फैसिलिटीज जो कैनल्स वगैरह अगर अवेलेबल है, डैम्स वगैरह अगर अवेलेबल है, तो लैंड को आप कल्टिवेट कर सकते हो। इसकी वजह से लोगों की प्रॉस्पेरिटी जो थी वो मेंटेन रही, ऐसा भी बोला जाता है। अभी लार्ज वेराइटीज ऑफ हर्ब्स और वुड्स वगैरह जो है वो आपको फॉरेस्ट से ये लोग जो है प्रेफर करते हुए देखने को मिलेगा। मतलब स्पेशली ट्राइबल लोग वगैरह जो थे वो इस तरीके के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। फिर अदर ऑक्यूपेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, हाउस बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है, प्लानिंग एंड बिल्डिंग ऑफ टाउन्स वगैरह, फिर फॉरेन फॉर्जिंग ऑफ शिप वेपन्स वगैरह, है ना। फिर शिप बिल्डिंग्स वगैरह है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये देखेंगे हम आगे। वेयर हाउस वगैरह जब बाजार वगैरह की हम बात करें, मतलब मार्केट को हम जब देखेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेंगे, वेयर हाउस वगैरह किस तरह से बनाए जाते थे, उनका क्या रोल था। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरह की प्रोफेशन में लोग जो है इन्वॉल्व थे। और लार्ज नंबर ऑफ जो लोग थे ना वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व थे वो थे ट्रेड एंड कॉमर्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में। यहाँ पे आपको मेजर टाउन्स देखने को मिलेंगे, जैसे पुहार सिटी है, वांजी टाउन है, मदुराई है, काची। ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व मतलब कि यहाँ पे इनका डिमांड मार्केट था, इनका इंडस्ट्री जो था, जो इंडस्ट्रीज थी वो एक तरीके से राइजिंग डिमांड्स के ऊपर काम करती थी। मतलब देखो फॉरेन मार्केट्स में भी इंडिया की जो चीज़ें थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी, इसीलिए यहाँ पे जो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उस टाइम पे हमारे देश में जो पॉवर्टी वगैरह जो थी काफ़ी कम थी। अब ये जो मार्केट प्लेसेस है, ये जो मार्केट प्लेसेस है, इनको अवर्नम वगैरह कहा गया, अवर्नम। इट वाज सेंटर ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये ट्रांजेक्शन के सेंटर थे, इट वाज सेंटर ऑफ ट्रांजेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाज कॉमन, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर थे वो कॉमन हुआ करते थे। गिफ्ट्स वेयर फ्रिक्वेंटली मेंशन। असाइनमेंट ऑफ द टैक्स फ्री विलेजेस वाज स्पेशल गिफ्ट टू ब्राह्मणास। ब्राह्मणास को ये टैक्स फ्री विलेज वगैरह दिया, मतलब दिए जाते थे। और एक गिफ्ट जो थे वो इरिवोकेबल थे, मतलब कि आप एक बार अगर दे दिए तो आप उसको वापस ले नहीं सकते, इरिवोकेबल, ठीक है। मतलब एक बार दे दिया तो दे दिए, गिफ्ट एक बार दे दिया मतलब खत्म। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज आल्सो कॉमन। मतलब आपको अगर लोन वगैरह चाहिए तो आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, लैंड, जमीन, घर वगैरह, इसको आप गिरवी रख सकते हो, इसका मतलब होता है मॉर्गेजेस, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी वगैरह का कंसेप्ट वहाँ पे इवॉल्व हुआ था, है ना। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट वहाँ पे आपको देखने को
मिलेगा उस टाइम पे, है ना। संगम एज में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है सपोज प्रीलिम्स में कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट संगम एज में था, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बोल सकते हो कि हाँ बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉर्गेज अगर हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। रेवेन्यू एंड फिनांसेस, रेवेन्यू एंड फिनांसेस, संगम एज अगर आप देखो, संगम एज अगर आप देखो तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। वेराइटी ऑफ टैक्सेस वहाँ पे कलेक्ट होते थे और लोगों को पता भी थे, मतलब लोगों को पता मतलब थे, मतलब एक तरीके से लगते थे ना, इसलिए पता थे, हमें इसलिए पता है। तो ये जो रेवेन्यू जो था किंग का, वो प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंसेस जो है वो दोनों से एक तरीके से, मतलब दोनों पे एक तरीके से खर्च होता था। मतलब जो रेवेन्यू किंग, मतलब जैसे आज सरकार का खजीना होता है, सरकार का जो खजाना होता है वो जो है वो लोगों के ऊपर हम खर्च करते हैं, मतलब सरकार खर्च करती है अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही जो राजा वगैरह हुआ करता था, तो इसका प्राइवेट जो खर्चा था, मतलब इनका जो हाउस वगैरह था, है ना, इनके फैमिली को चलाना वगैरह होता था, रॉयल हाउसेस वगैरह के, मतलब उनका मेंटेनेंस वगैरह, तो ये प्राइवेट खर्चा हो गया। और पब्लिक एक्सपेंस मतलब इरिगेशन, कैनल्स बनाना, रोड बनाना, है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लोगों को, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स को, इसके ऊपर ये खर्चा वगैरह जो है हुआ करता था। नंबर ऑफ ऑफिशियल जो आपको देखने को मिलेंगे, जो राजा वगैरह अपॉइंट किया करते थे, जिनका काम होता था रेवेन्यू अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना। अलग अलग तरीके जो टैक्स वगैरह जो है ना वो लगाए जाते थे, और ये जो टैक्स वगैरह थे वो इक्विटेबल थे और अकॉर्डिंग टू कस्टम्स वगैरह थे, मतलब जो भी उस वक्त के जो कस्टम्स थे, जो परंपराएं थी, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स वगैरह लिए जाते थे। अनजस्ट या फिर जो अनयूजुअल टैक्सेशन वगैरह जो था ना, या फिर फोर्स गिफ्ट वगैरह की ऐसी कोई चीजें वहाँ पे अप्रूव नहीं थी संगम सोसाइटी में, ठीक है। तो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि इट वॉज बिलीव दैट इट वुड कॉज द किंगडम। अगर आप अनजस्ट टैक्स लगा रहे हो या बहुत टैक्स बढ़ा रहे हो, तो इससे राजा का ही या फिर साम्राज्य जो है राजा का, उसका ही एक तरीके से नुकसान होगा। रेवेन्यू जो था 1/6 होता था ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब ठीक ठाक है, इतना मतलब ज्यादा नहीं है 1/6 मतलब, है ना। और कभी कभी जो है वो उसको थोड़ा भी कम भी किया जाता है या फिर माफ भी किया जाता था। जैसे कि एक तरीके से हमने देखा था कि जो पोएम्स है, पोएट्स है, उसमें अपने पोएम्स में वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की हेल्प करो, क्योंकि फैमिली वगैरह आई है, तो फैमिली या फिर ड्रॉट्स वगैरह आए हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो टैक्स वगैरह क्या किए जाते थे, रिमिट वगैरह किया जाते थे। ट्रिब्यूट पेड बाय द फ्यूडिटरीज एंड वॉर ब्यूटी कलेक्टेड फ्रॉम द फोइज, मतलब कि जो दुश्मन वगैरह होते हैं उसको ईराई वगैरह कहा जाता था, ठीक है। टैक्स एंड कस्टम टैक्स वाज कॉल्ड एज सुंगम या फिर उल्गू। इट वाज नेक्स्ट टू द लैंड रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के अगर टर्म में देखो तो लैंड रेवेन्यू जो था, मतलब एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्ट होता था, एग्रीकल्चर से टैक्स जो कलेक्ट होता था, उसके बाद सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं से कलेक्ट होता था वो था टोल टैक्स, मतलब जिसको आप बोल सकते हो आज के टाइम में टोल टैक्स वगैरह लगता है उस तरीके से, और कस्टम ड्यूटी, है ना, कस्टम टैक्स वगैरह, मतलब कि जो चीजें हमारे देश में जब इंपोर्ट होंगी तो जो टैक्स लगता है उसको कस्टम टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो है आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और ये जो कस्टम टैक्स वगैरह लगते थे, इसके किसके ऊपर लगते थे, तो हमारे देश में क्या होता था, फॉरेन जो लैंड्स थे जैसे रोम, इटली, बुर्मा, मलया, यहाँ से इनके साथ काफी ट्रेड वगैरह होता था, तो इसलिए वहाँ पे कस्टम टैक्स वगैरह लगते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। मतलब आपको इम्पोर्ट करना है इंडिया के ऊपर तो भी टैक्स लगेगा, और अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो भी टैक्स लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसमें इंडिया के जो कुछ एरियाज है, यहाँ से जो पोर्ट्स है, एरियाज है, यहाँ से जो है वो ट्रेड वगैरह होता था इंडिया का इस टाइम पीरियड में, इंडियन ओशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आप मैप के थ्रू थोड़ा समझ सकते हो, पर्शियन गल्फ वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सीधे जहाज, आपको ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में जब जो ट्रेड विंड्स वगैरह मानसून विंड को खोजा गया था, तो ये जो डिस्टेंस था ये 15 दिनों में कवर होना स्टार्ट हो चुका था, तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी बूस्ट मिला था। और रोमन एम्पायर जो था यहाँ पे, इनके साथ हमारा काफ़ी जो है अच्छा खासा ट्रेड वगैरह हुआ करता है। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना, ये रेड सी है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ ओमन है, ये इंडियन ओशन जो है, इसमें आपको अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ये आपको तो पता ही है ऑब्वियसली अगर आप यूपीएससी पढ़ाई कर। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो किस तरीके से था, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है यहाँ पे। तमिल लिटरेचर जो संगम इसका, इसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। दोनों तरीके के ट्रेड जो थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो है उस टाइम पे काफी फ्लरिश वगैरह हुआ करते थे। जनरली क्या होता था, इंडस्ट्री एंड ट्रेड वाज कैरिड आउट इन ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स में कैरी हुआ करते, जिसको आपने देखा क्राफ्ट मेन जो या फिर गिल्ड वगैरह इसको कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड था ना वो बार्टर सिस्टम में चलता था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर कॉइनेज वगैरह डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन बार्टर सिस्टम में ट्रेड वगैरह चलता था। और जो मेन जो चीप जो मीडियम था ऑफ एक्सचेंज, दैट वाज पैडी, ठीक है। पैडी जो है वो आप प्यूरिफाइड सॉल्ट के लिए भी वगैरह भी सोल्ड कर सकते थे। हनी एंड रूट्स वगैरह जो थे वो भी एक तरीके से फिश एंड ऑयल मार्केट्स में वगैरह जो एक्सचेंज किए जाते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बाजार्स वगैरह लगते थे, मार्केट्स वगैरह, मंडी जिसको आप बोल सकते हो। अनगी उसको बोला, अंगड़ी उसको बोला गया तमिल लिटरेचर में। बिगर टाउन जो थे, बड़े बड़े टाउन्स जैसे पुहार वगैरह हो गया, मदुरई हो गया, वहाँ पे लगा करते थे। और बाजार जो थे वो दो तरह के होते थे, एक मॉर्निंग को लगता था, एक इवनिंग को लगता था।
जो अलग अलग जो लोग थे फॉरेन या फिर डिस्टेंस लैंड से, वो आपको इस मार्केट्स में आते हुए देखने को मिलेंगे। उनके चीज़ें जो है बेच रहे हैं या फिर यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, है ना, होलसेल में इन बाजारों में आपको देखने को मिलेंगे। वेयर हाउसेज वगैरह भी जो है वो पोर्ट टाउन में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पोर्ट वगैरह जो पोर्ट टाउन वगैरह हुआ करते थे, कोस्टल टाउन, वहाँ पे आपको वेयर हाउसेज देखने को मिलेंगे चीज़ों को रखने के लिए, है ना। लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है वो इसी जो है वेयर हाउसेज में होता था। फिर फॉरेन जो ट्रेड था वो जो है यहाँ पे आपको जो साउथ जो इंडिया है, तमिलनाडु वगैरह जो इस एरिया में आपको फॉरेन ट्रेड काफ़ी देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसका मेन जो रीजन था वो फॉरेन ट्रेड था, ऐसा भी बोला जाता है। एक प्लिनी नाम से एक हिस्टोरियन है, प्लिनी नाम से एक मतलब एक आप बोल सकते हो कि एंशियंट जो है वो फॉरेन या फिर यूरोपियन जो एक राइटर वगैरह है, इसने बोला है कि रोम जो ना रोम से जो गोल्ड था वो काफ़ी लार्ज स्केल पे इंडिया में जो तब आता था, उसको ड्रेन ऑफ गोल्ड कहा गया, ड्रेन ऑफ गोल्ड बाय प्लिनी। ठीक है, रोम को जो है वो गोल्ड से ड्रेन, मतलब एक तरीके से पूरा रोम खाली कर दिया था, पूरा रोम का गोल्ड जो है साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा प्लिनी ने कहा था। वो स्टेटमेंट आया है जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, देयर वाज एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज। तमिल हम जो है वो कुछ अलग तरह के जो कम्युनिटीज़ वगैरह जो है, सर्टेन कम्युनिटीज़ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड वगैरह हुआ करती है फॉरेन मार्केट्स में। जो तमिल कंट्रीज़ या फिर तमिल जो कंट्रीज़ थी वहाँ के जो सर्टेन जो कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि राइस हो गया, जिंजर हो गया, पेपर हो गया, तो ये जो आपके स्पाइसेस वगैरह थे इनकी काफ़ी डिमांड थी फॉरेन मार्केट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो कि तमिल कंट्रीज जो थी, साउथ इंडिया जो था वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी काफ़ी प्रॉस्परस था। और जो मेन जो रीजन था उनके प्रॉस्पेरिटी का वो एग्रीकल्चर के बाद जो था वो एक तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स था। इवन राजा का जो टैक्स या फिर जनरेट होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था, वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो कस्टम ड्यूटी से ही जनरेट होता था, टोल्स एंड कस्टम ड्यूटी से। और जो यहाँ पे जो रोमन ट्रेड जो है फॉरेन ट्रेड में, ये आपको हमारे नोट्स में डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारी जो नोट्स है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड जो इंटरनल ट्रेड वगैरह रोमन ट्रेड हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। जो ये नोट्स है हमारे एंशिएंट इंडिया के, ठीक है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहो तो खरीद सकते हो, 500 रुपीज़ में ही ये नोट्स है। और बहुत सारे लोग जो है खरीद चुके हैं अब तक, स्टूडेंट जो है बहुत सारे खरीद चुके हैं। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो हमारे जो वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो वहाँ पे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंशन है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को आप डिटेल में जो है हमारे नोट्स वगैरह में पढ़ सकते हो। फिर सोशल कंडीशन क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज द सोशल कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया। तो संगम जो लिटरेचर है वहाँ पे आपको जो वहाँ की जो सोशल कंडीशन थी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ की जो सोसाइटी थी वो लव एंड वॉर दोनों को सेलिब्रेट करती थी। ठीक है, जो संगम जो पोएम्स है इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे जो पोएम्स है वो वैलर जो है और जनरोसिटी राजा की, मतलब एक जो राजा जो लोगों को जो लोग जिसे मानते थे ऐसा राजा जो है वो वैलर मतलब करेजियस होना चाहिए और जनरस होना चाहिए। जो राजा वैलर नहीं, जिसमें वैलर नहीं है, जिसमें करेज नहीं है और जो जनरस नहीं है, जो क्रूएल है, उस राजा को जो है संगम जो सोसाइटी थी वो एक तरीके से डिसरिगार्ड करती थी। ठीक है, और यहाँ की जो पोएम्स है इसमें आपको लव स्टोरीज वगैरह भी मिल जाएंगी मेन एंड वुमेन की। ठीक है, शिलापट्टिकारम वगैरह में हमने देखा था। संगम पोएम्स जो है वो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मटेरियल कल्चर जो है साउथ इंडिया के उस टाइम पे उसको मेंशन करते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कैटल रेयरिंग, फार्मिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह, है ना। आयरन के रेफरेंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इवन वर्ना सिस्टम को भी यहाँ पे आपको जो है वो अलॉन्ग विद दिस मटेरियल कल्चर के साथ वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। संगम जो पोएम्स थी उसमें संगम जो सोसाइटी वहाँ पे प्रिस्ट जो थे वो प्रिस्टली डोमिनेटेड सोसाइटी, जैसे नॉर्थ इंडिया जो था ना, नॉर्थ इंडिया में प्रिस्ट डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो एक तरीके से प्रिस्ट डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं थी। फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम का क्लासिफिकेशन जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा एक तरीके से। हाँ, यहाँ पे सोसाइटी में क्लासेस थे, लेकिन वो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस तरीके के कास्ट सिस्टम या फिर वर्ना सिस्टम उस वक्त नहीं थी संगम टाइम। उसमें बाद में डेवलप हुई वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। जाति सिस्टम जो थी वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही, हर जगह पे होता है ये। जहाँ पे सिविलाइजेशन आएंगी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा ही। सोसाइटी जो थी वो क्लैन बेस्ड डिवाइड थी, क्लैन बेस्ड डिसेंड, है ना। एक मतलब जैसे कि सपोज एक पूरा ये रीजन है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में एक तरीके के पर्टिकुलर तरीके के लोग रहेंगे, उनका वंश परंपरागत वो आते हैं, मतलब चल रहे हैं, तो ये पूरा उनकी पूरी क्लैन होंगी, पूरा उसको पुत्ती वगैरह बोला गया है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो है वो समाज को डिवाइड किया जाता था। जैसे कि एक क्लैन के लोग जो दूसरे क्लैन के लोगों के साथ शादी वगैरह नहीं करेंगे, वो उनकी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं
कास्ट सिस्टम तो नहीं थी, लेकिन क्लैन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वहाँ पे होता था। ठीक है, वहाँ पे आपको रियल रिस्ट्रिक्शंस तो देखने को नहीं मिलेंगे इंटर डाइनिंग या इवर सोशल इंटरेक्शन में अमॉन्ग जो ये कुती पीपल्स थे, अलग अलग तरीके कुती, लेकिन जनरली ये मैरिजेस वगैरह जो है इतना मतलब करते नहीं थे इनकी जो क्लैन जो थी इसके बाहर। ठीक है, यहाँ पे आपको रूलर्स जो थे उनको अरसार वगैरह कहा गया है। जो अंतराज थे वो आप उनको ब्राह्मण्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो रिलीजियस वगैरह काम में इन्वॉल्व होते थे। वनिगास मतलब जो ट्रेड एंड कॉमर्स में थे, और वेल्लालास मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो इस तरीके से सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी, मतलब अलग अलग नाम थे, लेकिन ये जो है ना वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप इसको नहीं बोल सकते। डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप इसको नहीं बोल सकते। ये रूलर्स को अरसार वगैरह कहा गया है, रिलीजियस वर्क मतलब जो प्रीस्ट वगैरह थे उनको अंतरार वगैरह कहा गया है, वनिगार से और वेल्लालास से। ठीक है, फिर अगर आप देखो यहाँ पे तो कास्ट सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुई, इसका कोई डेफिनेट आंसर तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो रजन गुरुक्कल नाम से जो एक हिस्टोरियन है, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो नॉर्दर्न कल्चर जो था, नॉर्दर्न कल्चर का जो इनका एक तरीके से जो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन हुआ, तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ है। और साउथ इंडियन कल्चर का ब्राह्मणाइजेशन होने का, ब्राह्मणाइजेशन वगैरह जो है, ब्राह्मणाइजेशन संस्कृताइजेशन बोला गया है। तो ये लैंड होल्डिंग जो ब्राह्मण्स वगैरह थे ना, इन्होंने किया है ना। तो ये एक पॉसिबल रीजन या फिर कॉज ऑफ डेवलपमेंट जो कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम डेवलप होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो यही था। लैंड होल्डिंग्स जो ब्राह्मण्स को दी गई, और जो साउथ इंडियन जो कल्चर है वो नॉर्थ इंडिया के साथ जो एक तरीके से इंटरेक्ट हुआ, उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इंपैक्ट वगैरह भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो सोसाइटी थी थोड़ी बहुत इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन वो इंटर डाइनिंग एंड इंटर मैरिजेस वगैरह वहाँ पे नहीं थी। इवन जो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवन जो चॉइस, राइट टू चॉइस वगैरह जो था वो वुमेन्स को दिया गया था। मतलब कि यहाँ पे इंटरकास्ट वगैरह मैरिज वगैरह, इंटर रिलीजियस मैरिज या फिर ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन लाइफ ऑफ विडोज जो थी वो मिजरेबल थी। आगे देखेंगे हम वुमेन की पोजीशन के बारे में। ठीक है, संगम लिटरेचर यहाँ पे आपको सफिशिएंट प्रूफ प्रोवाइड करता है कि जो कल्चर था साउथ का और नॉर्थ का, वो काफ़ी जो है वो फार साउथ तक इंटीग्रेट हुआ था बाद में। और कास्ट सिस्टम जो है फुल्ली एक्सेप्ट तो नहीं हुई थी यहाँ पे, लेकिन सोशल डिवीजन जो था वो प्रोफेशन के बेसिस पे जो हुआ करता, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, प्रिस्ट, इस तरीके से जो है वो हुआ करता। लेकिन फिर भी ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और जो अदर जो कास्ट थे जिसने फाइटिंग वगैरह स्किल को एडॉप्ट किया था, उनका एक अलग तरीके से सोसाइटी में स्टेटस हुआ करता था। रूलिंग जो क्लास था उसको वर्चुअली क्षत्रिय का स्टेटस वगैरह दिया गया था वहाँ पे। और जो लैंड होल्डिंग या फिर डोनेटिंग लैंड की जो प्रैक्टिस वगैरह जो स्टार्ट हुई, इसकी वजह से ब्राह्मण्स जो थे ना, इनका भी थोड़ा सोसाइटी में स्टेटस वगैरह बढ़ता गया। वैश्यास और जो वेदालास थे वो ट्रेडर वगैरह थे एक तरीके से। एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड वाज मैनेज बाय वैश्यास। दे लिव्ड इन लग्जरी हाउसेस एंड दे लेड हाई लाइफ। मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे, जो बड़े बड़े जो खेत वगैरह जिनके होते थे वेदालास वगैरह, ये थोड़े बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। मिन्नवार्स वगैरह जिनको फिशरमैन वगैरह कहा गया, जो कोस्टल एरियाज वगैरह हुआ में रहते थे, जो फिशिंग वगैरह का काम करते थे, इनके पास बोट्स वगैरह भी हुआ करती थी। सी शोर पे लोग रहते थे, इनको उमनार वगैरह कहा गया है। मतलब सॉरी, उमनार जो है उनको सॉल्ट जो थे, सॉल्ट बेचने वाले, बनाने वाले, उनको उमनार्स कहा गया है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, मतलब टोटली लिबरलाइज प्राइवेटाइज सोसाइटी या फिर ऑक्यूपेशन से थे। व्यूवर्स जो थे वो भी काफ़ी फेमस थे फॉरेन कंट्रीज में, इनके विविंग स्किल की वजह से। इंडिया में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज जो है वहाँ पे तमिल जो प्रदेश था, तमिलनाडु वगैरह जो है, या फिर साउथ इंडिया जो है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैरिज वॉज रिगार्डेड एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब काफ़ी पवित्र वगैरह भावनाएं मैरिज के साथ जुड़ी हुई थी। पोजीशन ऑफ वुमेन किस तरीके से तो बेटर थी। जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी वो साउथ में नॉर्दर्न से बेटर थी थोड़ी। लव मैरिजेस वगैरह कॉमन थी। लाइफ ऑफ विडो भले ही मिजरेबल थी थोड़ी। ठीक है, वुमन इवन आपको बॉडीगार्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोबल, किंग्स वगैरह, अदर रिच पीपल को, वुमेन्स को बॉडीगार्ड वगैरह रखते थे। यहाँ पे पन्नार कम्युनिटी की जो कुछ वुमेन्स है वो डांसर या फिर बार्ड्स का काम भी करती थी, संगम लिटरेचर में मेंशन है। कुछ यहाँ पे फेमस आपको जो बुद्धिस्ट या फिर जैन जो मॉन्क्स है वो, जैसे कौंडी, अडिगा या फिर मणिमेकलाई वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो विजया रामास्वामी जो है, उन्होंने यहाँ पे वुमेन रिलेटेड जो चीज़ें हैं संगम लिटरेचर में या फिर पोएम्स में, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह में, मतलब पैडी जो है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में वुमेन्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इवन कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग में भी वो इन्वॉल्व थी। गार्लैंड मेकिंग, फ्लावर सेलिंग, स्पिनिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के अलग अलग मतलब अलाइड जो एक्टिविटीज थी प्राइमरी सेक्टर में, जिसको आज हम बोलते हैं, उसमें वुमेन जो थी इन्वॉल्व थी, अपार्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड ड्यूटीज ऑफ रियरिंग चाइल्ड एंड कुकिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्टन रेफरेंसेस जो है प्रैक्टिस ऑफ सती, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सती के कुछ एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि वैदिक कल्चर थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर देता है, और फिर धीरे धीरे इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी डिक्लाइन होती है, आपको डिटेक्ट होती है, आपको देखने को मिलेंगे। और जो फैमिली जो स्ट्रक्चर था वो ग्रेजुअली क्या होता गया, पैट्रियार्कल। मतलब जैसे ही नॉर्थ इंडिया के साथ इनका मतलब एक तरीके से कनेक्शन हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, वैसे ही आपको सोसाइटी जो है थोड़ी बहुत पैट्रियार्कल माइंडसेट से
आपको फंक्शन करते हुए देखने को मिलेंगी लेटर टाइम ऑफ संगम, लेटर पीरियड में संगम इसके। ठीक है, तो होप आपको अब तक जो हमने देखा सोसाइटी और इकोनॉमी कवर हो चुका है, तो समझ में तो आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब रिलीजन कंडीशन किस तरह की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो तमिल जो संगम एज में जो तमिल्स थे, है ना, इसमें रिलीजन का काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि रिलीजन जो है ना वो काफ़ी माइल्ड रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो लोग थे ना, आपको यहाँ पे, क्योंकि संगम जो लिटरेचर है वो रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, वो है एक तरीके से सेक्युलर लिटरेचर, है ना। वहाँ पे आपको जैसे इंडिया में जो वैदिक कल्चर था नॉर्थ इंडिया में, वो प्योरली रिलीजियस लिटरेचर है। लेकिन संगम जो लिटरेचर है ना, जो इनके दो इपिक्स है शिलापट्टिकम मणिमेखलाई, उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब इनके तमिल्स के जो संगम जो एज था, जो संगम सोसाइटी, इसमें माइल्ड रोल प्ले किया है रिलीजन ने। ठीक है, और इसलिए सोसाइटी में जो है ना वो 7th सेंचुरी तक भी यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मोनियस रिलेशन वगैरह लोगों के बीच में देखने को मिलेंगे। और रिलीजन जो था संगम इसका, उसमें कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं था, सिंगल पैटर्न नहीं था। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग जो थे अलग अलग तरह के रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, इवन ट्राइबल जो अपना अलग ही बैंड वगैरह बजाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमिज्म वगैरह में काफ़ी मानते थे ये लोग। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेटी जो थी, और इनकी जो प्राइम जो डेटी थी ना वो थी मुरुगम। यहाँ पे मुरुगन बोलते हैं ना, गॉड मुरुगम वगैरह, है ना। तो इसको बाद में आप कार्तिक के साथ कनेक्ट किया गया है, तो इनकी प्राइमरी डेटी थी। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फार साउथ में जो लोग थे उन्होंने वैदिक रिलीजन जो आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन जो है वो सेज जो अगस्त्य थे उनको ज़्यादातर मतलब उन्होंने यहाँ पे वैदिक रिलीजन को एक तरीके से प्रोपोगेट किया था। तो ये जो है ना वो अगस्त्य ऋषि की काफ़ी स्टोरी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। मेनी स्टोरीज रेफर टू हिज एक्सप्लॉइट्स ऑफ फोर्सिंग विंध्यास टू सबमिट, किलिंग द डिमॉन्स वगैरह। मतलब ये स्टोरीज है, इतने ज़्यादा कोई भरोसा करना नहीं। मतलब विंध्यास जो माउंटेन्स है उसको यहाँ पे थोड़ा पर्सोनिफाइड वगैरह किया गया है। ठीक है, इबाला वतपी ड्रिंकिंग एंटायर वाटर ऑफ सी एंड किलिंग ऑल डिमॉन्स हु हैड फाउंड शेल्टर बीनीथ द सी। मतलब ये तो आप मतलब हार्डली बिलीव कर सकते हो ना। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट सेज अगस्त्य जो ऋषि है वो जो तमिल लिटरेचर है ग्रामर जो इसके एक तरीके से बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इवन आप इनको वो फर्स्ट संगम जो हुआ था तब इन्होंने उसको अटेंड किया था, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ वैदिक रिलीजन एंड ब्राह्मणाइजेशन ऑफ फार साउथ। मेनी स्टोन्स एंड कॉपर इंस्क्रिप्शन हैव रेफर्ड टू द ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड अदर आर्टिकल्स टू ब्राह्मणास ऑफ द कौंडिन्यस गोत्रा बाय सेवरल रूलर्स। मतलब यहाँ से आप इंस्क्रिप्शन में इसके एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे कि ब्राह्मण जो थे उनको लैंड ग्रांट्स वगैरह लास्ट के भी यहाँ पे हुआ करता था। The people in Far South accepted the rituals and the yajnas of Vedic religion as a part of the religious ceremonies, but the Brahmanism here accepted many religious traditions of the people of the South as well within its fold। मतलब ब्राह्मण्स जो आए थे नॉर्थ इंडिया से वो यहाँ के कल्चर ऐड ऑफ किया था। और जो प्राइम डेटी जो थी वो थी मुरुगन, या फिर आप जैसे आज कार्तिक है ना, भगवान जो शंकर है उनके जो बड़े बेटे हैं उनको कार्तिक कहा जाता है, तो इसके साथ इसको आज थोड़ा कनेक्ट किया जाता है। बिसाइड दिस वर्शिप ऑफ शिवा, कृष्णा, बलराम, विष्णु, इंद्र वगैरह भी आपको साउथ इंडिया में स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा में। सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे साउथ में, क्योंकि वैदिक रिचुअल्स वगैरह जो यहाँ पे आपको इनका इन्फ्लुएंस वगैरह देखने को मिलेगा। इवन राम जो है ना, राम इनका यहाँ पे आपको संगम लिटरेचर में कोई मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन संगम लिटरेचर में कहीं भी नाम भी नहीं आया राम का, है ना, भगवान राम जो है उनका। जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्या रोल था और क्या प्लेस था यहाँ पे, तो जो फार साउथ में लोग जो थे दोनों रिलीजन को फॉलो करते थे। बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर साउथ इंडिया में हुआ था एम्परर अशोका के वजह से, ऐसा बोला जाता है। सेवरल स्तूपा, धर्मचक्र वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नागार्जुन कोंडा वगैरह है यहाँ पे कांचीपुरम है, या इनको तो बुद्धिज्म के सेंटर वगैरह के तौर पर भी डेवलप किया गया था, डेवलप हुए थे ऐसा माना जाता है। जैनिज्म जो है वो भी फार साउथ तक पहुंचा था। इवन कर्नाटक में आज भी आप देखो मेजोरिटी ऑफ जैन पीपल जो रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला सकता है कि भद्रभाव जो था, आपको पता है कि जब फैमिली वगैरह नॉर्थ इंडिया में आया था तब भद्रभाव जो था वो एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है साउथ में गया था, और उसके बाद उसके डिसाइपल ने जो यहाँ पे जो है एक तरीके से साउथ इंडिया में इस रिलीजन को स्प्रेड किया था। तो हम बोल सकते हैं कि जो संगम लिटरेचर है यहाँ पे वो काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है हिस्ट्री ऑफ फार साउथ टिल 3rd सेंचुरी एडी। इसलिए 3rd सेंचुरी BC 3rd सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड जो इसको संगम लिटरेचर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस इस सोर्स के ऊपर रिलाई करना है, बल्कि आप जो है वो अदर जो लिटरेरी या फिर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है उस टाइम के, उसके साथ इसको थोड़ा क्रॉस चेक वगैरह करते रहना है आपको। होप सो आपको जो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये टॉपिक जो है हमारा 9th यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टॉपिक 9 जो है कवर हो चुका है हमारा। हमने फर्स्ट लेक्चर में खारावालास को देखा था, फिर सातवाहनास के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ को हमने सेकंड लेक्चर में देखा था। 3rd लेक्चर में हमने सातवाहनास के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इकोनॉमी थी, जो लैंड ग्रांट्स वगैरह जो था, कॉइनेज वगैरह जो था, इसको हमने कवर किया था। 4th लेक्चर में जो हमने संगम एज की जो तमिल सोसाइटी जो थी, पॉलिटिकल लाइफ जो थी, उसको कवर किया था।
और संगम लिटरेचर को हमने कवर किया था, संगम कल्चर को हमने कवर किया था, और आज के लेक्चर में हमने संगम इकोनॉमी को कवर किया है, संगम हमने सोसाइटी और संगम रिलीजियस कंडीशन वगैरह जो संगम टाइम पीरियड की उसको हमने कवर किया है। तो 9 टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा इस तरीके से 10th 11th और 12th टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम मेडिवल जो है वो मेडिवल जो इंडिया है, मतलब जो सेकंड जो पार्ट है पेपर 1 का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, और आप एक काम कर सकते हो, आप जो है ना वो जो हमारे जो नोट्स है वो खरीद लो, क्योंकि जो है ना ये जो सारे टॉपिक्स है ये वहाँ पे डिटेल में आपको कवर करते हुए देखने को मिलेंगे। जो हमारे वीडियोज है वो क्या कर रहे हैं, वीडियोज जो है वो आपको बस चीज़ों को कंसेप्ट को क्लियर कर दे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी आपको बुक्स पढ़नी है। तो अगर आप वीडियोज देख रहे हो, अगर आप अपना नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपको कोई और चीज़ें करने की जरूरत नहीं। 7 से 8 तरह के अलग अलग रेफरेंस सोर्सेज जो है वो यूज़ करके मैंने वो नोट्स बनाए, तो ज़्यादा कुछ महंगे भी नहीं है, 500 रुपीज़ के नोट्स है, यू कैन परचेज देम इजीली, है ना। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।